नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन चैनल में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह। प्रथम चरण में हमने 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की चर्चा की थी। आज उसके सेकेंड पार्ट में हम लोग जो है किस प्रकार से वह विद्रोह या क्रांति या महाविद्रोह जिसे कहा गया या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर के द्वारा जो कहा गया, तो किस प्रकार से उसकी शुरुआत हुई, क्या डेट है उससे संबंधित और कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में उस क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है और किन किन लोगों ने उस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अभी हम लोग उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो तत्कालिक विवाद था, कल हमने जो आपको पढ़ाया था इसके प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने उसमें देखा था कि जो सैन्य कारण था, जो कि एक तत्कालिक कारण भी था, कि एक ब्राउन बेस पहले राइफ़ल थी और बाद में एक राइफ़ल लाई गई इनफील्ड, और ऐसा बताया गया कि इनफील्ड राइफ़ल में जो कारतूस यूज होगा, जो प्रयोग में लाया जाएगा, उस कारतूस का है ना, उसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी घटना के परिणाम स्वरूप सबसे पहले 23 जनवरी 1857 को 23 जनवरी 1857 को दमदम कोलकाता में पड़ता है, तो दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया, है ना। मतलब यहाँ के सैनिकों ने सबसे पहले बगावत की, उन्होंने उस कारतूस का, जिसमें कि ये बात कही गई कि सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है, उस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि प्रायः सैनिक हिंदू और मुसलमान थे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि गाय हिंदुओं के लिए क्या है, बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और सुअर जो है मुसलमानों के लिए बहुत ही अपवित्र है, ठीक। तो इस रीजन से उन्होंने उसके लिए उसका प्रयोग करने से मना कर दिया। फिर 26 फरवरी 1857 को बरहामपुर में भी 19 नेटिव इन्फेंट्री, देखिए NI का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, ये सैनिकों की टुकड़ी का नाम है ना, जो थल सेना है उसके टुकड़ियों का नाम है, शॉर्ट में से NI लिखा होता है, ठीक। यहाँ के सैनिकों ने भी बगावत कर दी, ठीक। 24 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, और देखिए प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये डेट पूछी गई, और कई बार इसी डेट को जो है हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मान लेते हैं, और कई बार कई किताबों में 11 में, हालांकि प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे गए हैं डेट को लेकर के, तो ज़्यादा आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन चेक कर लेंगे, दोनों आपको ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे कभी भी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो 24 मार्च, चूँकि 24 मार्च 1857 की डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इस नाम की वजह से, मंगल पांडे, है ना, ठीक, पहला शहीद, पहला व्यक्ति जिसे क्या है, अंग्रेजों के बगावत के विरुद्ध फांसी दी गई, है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या इम्पोर्टेंट है। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, और जब विद्रोह को दबाने के लिए, है ना, ह्यूरेसेन हेयरसे था, लेफ्टिनेंट बाग आया, तो इन्होंने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक। ह्यूरेसेन हेयरसे को गोली मार दी गई और लेफ्टिनेंट बाग की भी हत्या कर दी गई, ठीक। और इसी के परिणाम स्वरूप फिर इसको सजा देते हुए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, है ना, फांसी दे दी गई। लेकिन जिस चिंगारी को ये भड़का करके व्यक्ति मरा, वह इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं थी। देखिए 24 अप्रैल को मेरठ के 3 नेटिव इन्फेंट्री 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, ठीक। और जब इन्होंने विद्रोह किया तो बगावत के परिणाम स्वरूप जब इनको जो है क्या है, कोर्ट मार्शल कर दिया गया, यानी सज़ा सुनाई गई, और इसमें से 85 सैनिकों को 9 मई को 10 साल के कारावास की सज़ा दी गई, ठीक। जब इनको कारावास की सज़ा दी गई तो जो अन्य रेजिमेंट थे मेरठ में, उन्होंने भी क्या कर दी, बगावत कर दी। और अब जो है सैनिक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 मई को मेरठ के कई सैनिक रेजिमेंटों ने बगावत कर दी, और फिर वो सैनिक मेरठ से एक दिन की यात्रा तय करके 11 मई को कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली के लाल किले में गए। लाल किले में जो मुग़ल शासक इस समय यहाँ पर हैं, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, बहादुर शाह, हालांकि इनका नाम बहादुर शाह द्वितीय है, जफ़र इनका उपनाम है, इसी नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक। तो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जफ़र इनका उपनाम है ना, जफ़र के नाम से कविताएं लिखते थे, ठीक। इनको अपना सम्राट घोषित कर दिया, यानी कि पूरी क्रांति का नेतृत्व करता यही थे, यही रहेंगे आगे भी, है ना।
तो अब यहीं पर देखिए कई जगह पर क्या है, इसीलिए 11 मई को जो है ना, क्या माना जाता है, क्रांति की शुरुआत। और कई लोग मंगल पांडे की वजह से 24 मार्च को है ना क्रांति की शुरुआत मानते हैं। तो आप बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे किताबों में अलग अलग डेट पढ़ करके। इस बात का ध्यान में जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो में से कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, सैनिकों ने वहाँ पर जाकर के शस्त्रागार को लूट लिया, ठीक। शस्त्रागार का जो वहाँ पर संरक्षक था लेफ्टी बिलोवी, उसकी हत्या कर दी इन्होंने। सैनिकों ने इसको भी क्या किया, मार दिया, ठीक। और शस्त्रागार को लूट लिया। तो अब इनके पास क्या है, शस्त्र वगैरह भी आ गए। और जो मुगल दरबार में जो लाल किले में रेजिडेंट के रूप में साइमन फ्रेजर अंग्रेज था, इसकी भी हत्या कर दी गई, ठीक। तो इस प्रकार से क्रांति क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। और नई दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व कौन है, बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर। हालांकि देखा जाए तो बहादुर शाह जफर की आयु इस समय 86 साल के थे। क्या क्रांति करेंगे, है ना, ठीक। लेकिन चूंकि क्या है, मुगल शासक रहे हैं, भारत को प्रतिनिधित्व करता रहे इतने दिनों तक, इसलिए इनको सम्राट घोषित करके कहीं न कहीं उस क्रांति को एक राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया गया था सैनिकों के द्वारा, ठीक। और ये बातें बाद में अगर इतिहासकार इसकी समीक्षा करते हैं तो इसको नकारात्मक रूप में भी लेते हैं, क्योंकि ये घड़ी के सुइयों को उल्टी दिशा में ले जाने जैसा था। और आगे चल करके आप देखेंगे इसीलिए शिक्षक वर्ग और जो प्रगतिवादी लोग हैं, है ना, वह इस क्रांति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस समय को पीछे ले जाने जैसा था। और काफ़ी हद तक वह लोग अंग्रेजी विचारधारा के समर्थक थे। और उनका आधार यह था कि अंग्रेजी जो विचारधारा है वह क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और प्रगतिशील है, ठीक। तो ऐसा वो मानते थे। खैर उसकी चर्चा आगे होगी। तो बहादुर शाह जफर जो कि 86 वर्ष के थे, प्रमुख नेतृत्व करता है। इनके साथ जो थे बख्त खां, इनके सिपाह सलार बख्त खां, ठीक। यही बहादुर शाह जफर की तरफ से दिल्ली में इन्होंने क्या किया, क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक। तो यहाँ तक आप चीज़ों को नोट कर लें, फिर हम देखेंगे किस प्रकार से, है ना। बाद में देखिए बहादुर शाह जफर पकड़े जाते हैं हुमायूं के मकबरे के पीछे छुपे हुए, ठीक। और सूचना भी इनकी जो दी गई थी वह बेगम हजरत महल के द्वारा दी गई थी। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट आएंगे। पहले यहाँ तक एक बार आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए अब देखते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे गए कि किन क्षेत्रों में कौन सा क्रांति को नेतृत्व करता था और किस अंग्रेज सैनिक मतलब सेनापति ने जो है अंग्रेज अधिकारी ने उस विद्रोह का दमन किया। तो सबसे पहले जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा किया, दिल्ली, जहाँ पर नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर और इनके सहयोगी थे बख्त खां। इस नाम को याद रखिएगा, बख्त खां। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले निकोलसन आते हैं दमन के लिए और इनको मार दिया जाता है विद्रोहियों द्वारा, यानी कि ये मारे गए थे और फिर मारा गया। हडसन और लॉरेंस क्या है, विद्रोह को दबाने में सफल रहते हैं, है ना, ठीक। तो यहाँ पर आप कुछ इससे जुड़ी हुई अन्य बातें जिसको आप ध्यान रखेंगे कि जीनत महल इन्हीं की सूचना के आधार पर, जीनत महल की सूचना के आधार पर हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हुई थी, बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हुई, ठीक। और फिर देखिए इनको देश से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब रंगून चले जाते हैं, है ना, ठीक। तो सजा के रूप में अंग्रेज अधिकारी इनको भेज दिया। इसके बाद देखिए दिल्ली के बाद अवध का जो राजधानी के अंदर लखनऊ, यहाँ पर बेगम हजरत महल, है ना, इतिहास में इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है, महक परी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वर्जिस कादिर को क्या किया, अवध का नवाब घोषित कर दिया और लखनऊ में विद्रोह को अंजाम दिया, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, बेगम हजरत महल द्वारा, ठीक है, वर्जिस कादिर जो कि क्या है, नवाब हैं, अल्पायु थे, तो इन्होंने इनको नवाब घोषित करके पूरे नेतृत्व मतलब क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया और काफ़ी वीरता से इन्होंने लड़ाइयों को लड़ा, ठीक। हेनरी लॉरेंस मारे भी जाते हैं, हेनरी लॉरेंस जो अधिकारी था
यह जो है बेगम हजरत महल के द्वारा क्या है, मारा गया। ठीक, बाद में कैंपवेल आता है और यह इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने में सफल रहता है। और ऐसा माना गया कि जैसे इनके मरने का कहीं प्रमाण नहीं मिलता, इन लोग नेपाल वपाल की तरफ चले गए, तो लेकिन विद्रोह को यहाँ पर शांत करने का जो श्रेय जाता है अंग्रेज अधिकारी कैंपवेल को जाता है। ठीक, अब अगर हम आगे चर्चा करें तो लखनऊ के बाद जो हमारा क्षेत्र है वो कानपुर का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखिए तो कानपुर में मेन जो विद्रोह करता है वो नाना साहब है, और आपको हमने बताया था कि यह पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे और इनकी पेंशन क्या कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, जिसके कारण ये अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ठीक, तो नाना साहब ही मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने अपना सेनापति तात्या टोपे को नियुक्त किया था, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक, यह भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। और अजीमुल्ला खां जो इनके क्या थे, सचिव सलाहकार थे। ठीक, तो ये दोनों लोग नाना साहब के ही सहयोगी थे। और इन लोगों का जो क्षेत्र था वह कानपुर का क्षेत्र था। यहाँ पर आप देखिए चिन्हट एक स्थान पड़ता है, तो चिन्हट में विद्रोह के दमन के दौरान हेवलाक क्या है, मारा गया। और बाद में कैंपवेल इस क्षेत्र में इस विद्रोह को दमन करने में सफल रहता है। ठीक है, तो कैंपवेल को यहाँ पे भी सफलता मिली और फिर यहाँ पर भी सफलता मिली। झांसी में जैसा कि आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक, हाँ, यहाँ पर विद्रोह का दमन हिरोज ने किया था। ठीक, और हिरोज का एक स्टेटमेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहता है कि इन विद्रोहियों में एकमात्र मर्द जो थी वह कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। ऐसा हिरोज का स्टेटमेंट था। इतनी वीरता से इन्होंने क्या किया था, युद्ध को लड़ा था। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा है, उसका भी इतिहास में जिक्र आता है, बादल नाम है उसका। ठीक, तो जैसे चेतक का जिक्र है उसी तरीके से इनके भी घोड़े का। बिहार का जो क्षेत्र जगदीशपुर आरा, यहाँ पर कुंवर सिंह और इनके भाई हैं अमर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह इनका जो क्षेत्र था, ठीक, वो जगदीशपुर आरा का क्षेत्र था। इलाहाबाद में देखिए लियाकत अली थे। ठीक, इनका दमन कर्नल नील के द्वारा किया गया। ठीक है, और कर्नल नील के द्वारा जो है यहाँ पर विद्रोह का दमन किया गया था। इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता कौन है, लियाकत अली। इसके बाद देखिए अन्य भी छोटे छोटे, जैसे बरेली की बात अगर हम करें तो बरेली में खान बहादुर, पहले आप इसको नोट कर लें, है ना। फिर बरेली है, उड़ीसा है, मथुरा है, मतलब अगर आप देखिए तो उत्तर भारत का जो पूरा एरिया है वह इस महाविद्रोह के चपेट में था। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो कमी देखने को मिलती है इस विद्रोह में कि विद्रोह अलग अलग डेट पर शुरुआत होती है। एक साथ अगर विद्रोह हुआ होता तो शायद अंग्रेज इसे संभाल न पाते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर तो कहीं ना कहीं उस समय कम्युनिकेशन या जो सूचना प्रसार था या इनका जो सूचना तंत्र था वह इतना सॉलिड नहीं था या उसको ढंग से मैनेज नहीं किया गया था, और इसीलिए यह जो विद्रोह था वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रह जाता है। ठीक, फिर भी ऐसा माना जाता है कि सूचना के रूप में, संकेत के रूप में कमल का फूल और रोटी का प्रयोग किया गया था। एनसीईआरटी ऐसा लिखता है कि 1857 के क्रांति के समय में, है ना, कमल का फूल और रोटी ये क्या थे, कुछ सूचनाओं के संकेत के रूप में इनका प्रयोग किया गया था कि कब क्रांति प्रारंभ करनी, कहाँ से करनी, किस प्रकार से करनी है। तो अभी यहाँ देख लें, ये तो प्रमुख क्षेत्र थे। इसके बाद अभी हम छोटे छोटे क्षेत्रों की चर्चा करेंगे जो कि जब एग्जाम में पूछ दिया जाता है तब इम्पोर्टेंट होता है, उसके पहले नहीं। मथुरा में, उड़ीसा में, बरेली में, है ना, तो ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पर भी क्रांति का प्रभाव था। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे उसकी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं अब अन्य क्षेत्रों में, जैसे फैजाबाद है, यह भी अवध का क्षेत्र है। यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला, है ना, और काफ़ी वीरता से इन्होंने जो है इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। अंग्रेज इनसे बहुत परेशान हो गए थे और इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था कि जो इनके बारे में सूचना देगा उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर। ठीक, और बाद में कैंपवेल ही इनका दमन करते हैं इस क्षेत्र में क्रांति का। ठीक, अगर देखा जाए तो मूल रूप से यह जो मौलवी अहमदुल्ला है यह मद्रास के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, मद्रास के। ठीक, इसके बाद बरेली में खान बहादुर खां, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। यहाँ पर भी दमन जो है कैंपबेल के द्वारा किया गया। अब देखिए कैंपबेल हर जगह आ रहा है, और कैंपबेल नहीं जब बाद में आता है
तब यह क्रांति क्या हो जाती है, धीरे 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 विद्रोह का दमन करने में वह सफल हो जाता है। बनारस, ठीक, बनारस में सामान्य जनता ने काफ़ी उत्साह से भाग लिया और बाद में देखा जाए तो अवध का जो वैसे पूरा क्षेत्र अगर आप देखिए तो अवध से साधारण जनता काफ़ी इंटरेस्टेड थी, मतलब इस विद्रोह में, यानी सामान्य जनता ने काफ़ी रुचि दिखाई थी और काफ़ी मतलब जोर शोर से पूरे जोश के साथ इन्होंने इस विद्रोह को समर्थन प्रदान किया और इसमें भाग लिया, जिसके कारण यह विद्रोह क्या है, स्वतंत्रता संग्राम की तरह प्रतीत होता है। तो अवध प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर सामान्य जनता ने, और यहाँ पर बहुत ही अंग्रेजों के द्वारा स्त्रियों और बच्चों तक को फांसी दे दी गई थी। ठीक, यहाँ पे दमनकर्ता कर्नल नील है। ठीक, राजस्थान का एक स्थान है कोटा, जहाँ आज बच्चे तैयारी वारी करने के लिए जाते हैं इंजीनियरिंग की। ठीक, यहाँ पर जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। असम, वर्तमान नाम इसका असोम है, यहाँ पर मनीराम दत्त जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत की और जो अंतिम राजा थे उनके पौत्र कंद्रपेश्वर सिंघा को राजा घोषित कर दिया था। ठीक, बाद में मनीराम दत्त को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद मनीराम दत्त को कोलकाता में ले जाकर फांसी दे दी जाती है। ठीक, उड़ीसा, वर्तमान नाम ओडिशा है, ध्यान रखेंगे। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट आज भी यहाँ पर है, तो संबलपुर क्षेत्र में राजकुमार सुरेंद्र शाही ने जो है विद्रोह किया था। 1862 में इस विद्रोह का दमन किया गया, काफ़ी बाद में। ठीक, और फिर इन्हें जो है देश से निकाला घोषित कर दिया गया, भारत से इनको बाहर निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से देखिए प्रमुख घटनाक्रम थे। हाँ, एक चीज़ और देखिए, जो मोहम्मद अजीमुल्ला थे, इन्होंने इस क्रांति के दौरान एक झंडा गीत की रचना की थी, है ना। तो झंडा गीत की रचना करने का श्रेय किसको जाता है, अजीमुल्ला खां को। और अजीमुल्ला खां कौन थे, अभी इसके पहले हमने आपको लिखा था, आप देखेंगे वीडियो में होगा। ठीक, तो यह जो थे नाना साहब जिनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था। ठीक, धोंदू पंत। ठीक, ये इनके क्या थे, सचिव सलाहकार थे या सलाहकार सचिव थे। ठीक, अजीमुल्ला खां झंडा, इनको क्रांति दूत की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक, इनसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखिएगा। क्रांति दूत की संज्ञा दी जाती है अजीमुल्ला को, है ना। झंडा गीत की भी रचनाकार है, सलाहकार सचिव भी है नाना साहब के, है ना। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में मतलब अलग अलग लोगों ने इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। अब यदि हम इसके असफलता की बात करें कि क्रांति क्यों असफल रही, तो कहीं न कहीं इसमें संगठन के आधार पर यह लोग काफ़ी मजबूत नहीं थे। मतलब कि वही जो मैंने पहले चर्चा किया कि पूरे क्षेत्र में एक साथ क्रांति प्रारंभ नहीं हुई, कभी असम में हो रही है तो उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा में हो रहा है बनारस में नहीं। तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे लोग, संगठित नहीं थे। ठीक, टाइम मैनेजमेंट नहीं था। दूसरी बात कि स्पष्ट विजन भी देखने को नहीं मिलता है। और जैसे कि शिक्षित वर्ग के मन में एक प्रश्न था कि भाई ठीक है, अंग्रेज शासन कर रहे हैं भारत में, यानी अंग्रेजों के नियम जो है भारत में क्या है, फॉलो हो रहे हैं। ठीक, अब आप इनको हटाना चाहते हैं तो इसके बाद किसको ले आएंगे, प्रश्न सबसे बड़ा ये था। ठीक, और मुग़ल बादशाह जो था बहादुर शाह, उसको इन्होंने अपने क्रांति का नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया, है ना, बहादुर शाह को। तो कहीं ना कहीं आप अंग्रेज जो कि प्रगतिवादी, है ना, और काफ़ी सुधार हुए थे, शिक्षा संबंधी सुधार और अन्य चीज़ों में आप देखिए जो पुरानी रूढ़ियाँ थी वो धीरे धीरे टूट रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रगतिवादी अपने आप को दिखा रहे थे और थे भी प्रोग्रेसिव टाइप में। और ये जो सिस्टम था मुग़लों का, यह क्या था, प्राचीन व्यवस्था पर आधारित था। तो जो नया शिक्षित वर्ग था, जो नए वर्ग के लोग थे, वह अंग्रेज़ों से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो पहली बात, जो पहली रीजन मिलता है कि क्रांति के सफल होने का, तो पूरे भारतीयों का सपोर्ट न मिलना, है ना। शिक्षित तथा जमींदार वर्ग क्रांति से अलग हो गया। दूसरी बात, ठीक है, सैन्य क्रांति थी, सैनिकों ने शुरुआत की इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सैनिक इस क्रांति में क्या थे, खिलाफ थे, है ना। आप देखेंगे कि पंजाब, पटियाला, इसके बाद ग्वालियर,
यहाँ के सैनिकों ने और यहाँ के राजाओं ने क्या किया था, साथ दिया था, है ना। हालांकि ग्वालियर का जो राजा थे सिंधिया, ये अंग्रेज़ों के साथ थे, लेकिन इनके सैनिकों ने अंग्रेज़ों का साथ देने से काफ़ी मना किया था, काफ़ी दबाव में उन्होंने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। बाकी वो रानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में ही थे। तो यह भी एक प्रमुख कारण था। ठीक, तीसरी बात यह है कि अंग्रेज़ों के पास एक तो आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, इनका संगठन मजबूत था, संगठन मजबूत था। ठीक, तो ये प्रमुख कारण थे क्रांति के असफल होने का और अंग्रेज़ों के सफल होने का। ठीक, अब आप इसको नोट कर लें तो फिर इसके परिणामों की चर्चा करते हैं। कुछ अन्य चीज़ों की, जैसे रिसेल हैं जो इसका लाइव वर्णन करते हैं उस समय, है ना, तो उनकी चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक बार आप इन घटनाओं को नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं विद्रोह की असफलता कारण। जैसा कि हमने बताया, देखिए, शिक्षित व जमींदार वर्ग का साथ न होना, ठोस योजना का अभाव, है ना, कोई बहुत प्लानिंग इनकी जो है सुनियोजित ढंग से नहीं हो पाई थी, सैनिकों का पूर्ण समर्थन न मिलना, है ना। एक तरफ देखिए बंगाल और अवध के सैनिक विद्रोही थे, तो गोरखा, ठीक, सिख और मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे, है ना। तो सैनिकों का भी पूर्ण रूप से समर्थन नहीं था। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, असफलता का मेन कारण यह भी था कि योग्य नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था, यानी कि केंद्रीय सत्ता के रूप में कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जो पूरे विद्रोह को एक दिशा निर्देश दे सके, है ना। तो केंद्रीय सत्ता का अभाव भी यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, इस कारण से यह असफल रहा। ये प्रश्न बार बार पूछा गया था जी, किसने विद्रोह में भारतीयों का साथ नहीं दिया है, अंग्रेजों का साथ। भाई जो भारतीयों के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ होगा, तो शिक्षित व जमींदार वर्ग, है ना। अगला है विद्रोह का महत्व। तो फिर इस विद्रोह का महत्व क्या रहा, तो एक बात तो समझ में आई, है ना, कि बिना सबके सहयोग के, बिना सबके समर्थन के, है ना, यानी कि भारत के जितने भी वर्ग हैं, ठीक, चाहे कृषक हों चाहे मजदूर हों, बिना सबके सहयोग और समर्थन के हम अंग्रेजी सत्ता को भारत से हटा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं सभी के समर्थन तथा राष्ट्रीय भावना की महत्ता यहाँ पर स्थापित हुई कि हमें जो है एक राष्ट्र के रूप में सोचना पड़ेगा। अच्छा, जो छोटे स्तर पर एकता और राष्ट्रीय भक्ति देखी गई, तो उसका बीजारोपण भी यहीं से हो जाता है और बाद में यही बीज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, हाँ, एक बात और रहा कि है इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भारत सरकार है, जो ब्रिटिश, यानी कि आप देखेंगे इसके पहले, इस क्रांति से पहले, इस विद्रोह से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक, लेकिन 1 नवंबर 1858 से इलाहाबाद में आप देखिए दरबार लगता है ना, और क्राउन, ब्रिटिश क्राउन जो है सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है और कंपनी का शासन भारत से क्या जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा इसके बाद से। ठीक, और आप देखेंगे इसी बात से जो कंपनी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, हाँ, इस पूरे विद्रोह के समय में जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग है ना। और जब ये परिवर्तन हो जाता है, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 आएगा, वो संवैधानिक प्रोविज़न है। ठीक, और संवैधानिक विकास हमने इसको काफ़ी अच्छे से चर्चा किया है, उसका वीडियो होगा, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग जो कि क्या था, गवर्नर जनरल था, अब वह वायसराय हो जाएगा। वायसराय माने राजा की आवाज़, राजा का प्रतिनिधि। तो इस तरीके से प्रथम भारतीय वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक, तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ। विद्रोह के परिणाम की हम बात करें तो देखिए वहीं कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो भारत का शासन होगा वह ब्रिटिश क्राउन के अंडर में होगा। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक। ठीक, आप देखिए इस विद्रोह का कारण ये क्या था, डलहौजी के द्वारा जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका विस्तार किया जाना ही था, तो इससे रोक लग गया कि नहीं। ठीक, और संघ अधीनस्थ की नीति को अपनाया गया कि देशी रियासतें क्या होंगी, ब्रिटिश सत्ता के अधीन होंगी, उनके ऊपर पूरा अधिकार नहीं किया जाएगा। और एक पद का सृजन किया गया, राज्य सचिव का पद, जिसमें 15 सदस्य होंगे, है ना, और ये लोग भारत में शासन व्यवस्था का समय समय पर मूल्यांकन करते रहेंगे। अब इस क्रांति को लेकर देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट है, जैसे L.E.R. रिज क्या महोदय कहते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक,
इनको लगता है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के व्यक्ति जो धर्मांध हैं, है ना, वह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध छेड़े थे। सब अपने अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट देंगे। डिज़रायली जो कि इस समय ब्रिटेन में संसद में विपक्ष पार्टी के रूप में विपक्ष पार्टी का नेता है, वो क्या कहता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ठीक, यह इसको अपने सरकार की आलोचना करनी है, तो यह इस तरीके का स्टेटमेंट देता है ना। सीले महोदय कहते हैं कि पूर्णतया देशभक्ति रहित स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह है। लॉरेंस कहते हैं सिपाही विद्रोह है। और बी.डी. सावरकर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसी होती है वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सावरकर महोदय काफ़ी चर्चा में है। दूसरी बात कि भारत की जो वर्तमान सरकार है यह थोड़ा सा देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर ज़्यादा, है ना, केंद्रित रहती है, तो इसमें जो स्टेटमेंट उसको सूट करेगा वही गवर्नमेंट पूछेगी। तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है बी.डी. सावरकर महोदय के अनुसार। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि बाकी सब में तो इस क्रांति को कहीं न कहीं, है ना, कमतर आंकने का प्रयास किया गया है। ठीक, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष टी.आर. होम्स महोदय कहते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट है। और यहाँ से देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इससे रिलेटेड वो सब कुछ हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस किया 1857 क्रांति से। बाकी कुछ एक और भी क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिस सेट बनाते समय दिमाग में आता है, उस समय उसको डिस्कस कर दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक, इसका कंप्लीट नोट्स बनाकर तैयारी करें। हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलता है। तो पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको कुछ लगता है तो अपना उचित सुझाव भी अवश्य दें। धन्यवाद।